कहानी की शुरुआत में हम जेल में बंद एक कैदी फ्रैंक एड्रियन को देखते हैं, जिस पर 2 मिलियन यूरोस चुराने का आरोप था। उसके सेल में जॉन नाम का एक दूसरा कैदी भी था, जो एक छोटी बच्ची को छेड़ने के चक्कर में अंदर हुआ था। एक बार रात के वक्त कुछ कैदी उनके कमरे में आए और फ्रैंक को बाहर जाने को कहा, जिसके बाद वो जॉन को परेशान करने लगे। फ्रैंक कैमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया ताकि पुलिस आकर उनकी मदद करे, पर उन कैदियों ने वार्डन को पैसे खिला रखे थे, इसीलिए कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। ये देखकर फ्रैंक वापस कमरे में गया और उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ कुछ गार्ड्स भी पहुंचे और उन कैदियों को वहाँ से निकालकर अपने साथ ले गए। अगले दिन फ्रैंक और जॉन की पत्नियां उनसे मिलने के लिए आई। फ्रैंक की पत्नी एना ने उससे पूछा कि उसने पैसे आखिर कहाँ छिपाए थे, पर फ्रैंक को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। भरोसा करना भी नहीं चाहिए, ना तो ये घर से खाना बना के लाई, ना इसने आके पूछा कि बाबू आपने खाना खाया या नहीं। भरोसे के लायक नहीं है ये औरत। एना अपने साथ उनकी बेटी को भी लाई थी, जिसे देखकर फ्रैंक बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि वो अपनी बेटी से एक कैदी की तरह नहीं मिलना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को देखकर वो खुद को उससे मिलने से रोक भी नहीं पाया। उधर जॉन की पत्नी ने उसे बताया कि वो जल्द ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने उस पर केस किया था उन्होंने अपनी सारी डिमांड्स वापस ले ली थी। कुछ देर बाद सभी कैदी जेल का एक प्रोग्राम देखने पहुंचे, जहां अचानक से एक कैदी ने फ्रैंक को धमकाकर उससे पैसों के बारे में पूछा, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में जेल से छूटने वाला था और वो ये पैसे फ्रैंक से छीनना चाहता था। पता न बताने पर उसने फ्रैंक पर हमला कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। 3 दिन बाद आंख खुलने पर जॉन उसके साथ बैठा हुआ था, जिसने उसे बताया कि अब वो जेल से आजाद हो चुका है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने अपने आरोप वापस ले लिए थे। जाने से पहले उसने फ्रैंक का शुक्रिया अदा किया और उसे अपना नंबर भी दिया। जॉन के बाहर जाने से पहले फ्रैंक ने उससे एक मदद मांगी कि वो बाहर जाकर उसकी पत्नी से मिले और उसे बताए कि फ्रैंक ने पैसे अपने पिता की कब्र में छिपाए हैं। जेल से निकलने से पहले जॉन बाथरूम में गया और उसने कंघी में से फ्रैंक के कुछ बाल निकाले, ताकि वो आगे उन्हें कुछ कांड करने में इस्तेमाल कर सके। कुछ दिनों बाद फॉर्मर पुलिस चीफ मैनुअल जेल में फ्रैंक से मिलने पहुंचा। वो असल में जॉन के बारे में पूछताछ करने आए थे, जिस पर फ्रैंक ने बताया, सर वो मेरा कोई खास दोस्त नहीं है, बस एक कमरे में रहते थे, मामूली सा शरीफ आदमी था, छूट गया अगला। इस पर मैनुअल ने उसे बताया कि वो कोई शरीफ आदमी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है और वो अक्सर अपने अगले शिकार के सामने शरीफ होने का नाटक करता था। मैनुअल कुछ भी करके जॉन को सजा दिलाना चाहता था। ये सब सुनकर फ्रैंक को अपनी पत्नी और बेटी की चिंता होने लगी। उधर चार्ली नाम की एक पुलिस ऑफिसर एक अंडरकवर मिशन पर थी, जिसमें वो और उसकी टीम एक ड्रग डीलर को पकड़ने वाले थे। चार्ली ने अपना भेष बदलकर बड़ी चालाकी से उस ड्रग डीलर के शरीर पर बने उस टैटू को पहचाना और अपनी टीम के साथ मिलकर बड़ी समझदारी से उस मिशन को कामयाब बनाया। इधर फ्रैंक अभी भी अपनी पत्नी और बेटी की चिंता में था। एक दिन रोजमर्रा के काम करते हुए एक गार्ड और कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो भी उसके चुराए पैसों के पीछे थे। अगले ने मेहनत से पैसे चुराए, इन हरामियों को फोकट में चाहिए सब कुछ। लेकिन इस बार फ्रैंक बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसने उनका मुकाबला किया और गार्ड्स के कपड़े चुरा कर वो जेल से भाग गया। उधर जॉन और उसकी बीवी अपने अगले शिकार को ढूंढने में लगे थे कि तभी उन्होंने न्यूज में देखा कि फ्रैंक जेल तोड़कर भाग चुका है। ये सुनकर जॉन की बीवी को डर लगने लगा कि फ्रैंक कहीं उन्हें पकड़ न ले, पर जॉन को भरोसा था कि फ्रैंक उन्हें कुछ नहीं कहेगा। हमें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने फ्रैंक की बेटी को किडनैप कर लिया था। उधर पुलिस चीफ ने चार्ली को फ्रैंक को ढूंढकर अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए, पर चार्ली इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही एक ड्रग डीलर को पकड़ने के मिशन पर थी। लेकिन पुलिस चीफ ने कहा, देखो बेटा वो होता रहेगा, पहले ये फ्रैंक को पकड़ो। तभी फ्रैंक अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद वो दोनों कहीं बाहर गए होंगे, इसीलिए उसने उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ी, जिसमें लिखा था कि वो जल्द ही उनसे मिलने वापस आएगा। तभी चार्ली और उसकी टीम ने चारों तरफ से उस घर को घेर लिया। तलाशी करने पर पहले तो फ्रैंक उन्हें नहीं मिला, पर उसकी चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने फिर से तलाशी की और इस बार फ्रैंक को ढूंढ लिया। पर अपना फ्रैंक भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो खिड़की तोड़कर वहां से भाग गया। रात के समय वो अपने पिता की कब्र पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसके पैसे तो गायब थे ही, और साथ ही साथ वहां एक की जगह 2 लाशें थी। उस कब्र में वो दूसरी लाश किसी और की नहीं, उसकी पत्नी की थी। उसे अपनी पत्नी की मौत का बहुत दुख हुआ, लेकिन जल्द ही उसे चिंता होने लगी कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है। वो समझ चुका था कि इस सब के पीछे जरूर जॉन का ही हाथ है।
है, इसलिए उसने जॉन को फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछा। जॉन ने उसे बताया, देख बेड़ू, जास्ती टेंशन मत ले, तेरी बेटी एकदम सही सलामत है, मेरे साथ ही अभी पीछे बैठी है, लेकिन अगर उसे ढूंढने की कोशिश की ना तो मरेगी वो, समझा। फोन कटने के बाद जॉन ने फ्रैंक के चुराए हुए बाल उस लाश के कपड़ों पर गिरा दिए जिसे उसने अभी अभी मारा था, ताकि पुलिस को लगे कि ये कत्ल फ्रैंक ने किया है, और उसे पकड़वाने के लिए उसने लाश को जाकर वहीं छिपा दिया जहां पहले फ्रैंक छुपा हुआ था। अगले दिन पुलिस ने उस एरिया की तलाशी की तो उन्हें दोनों लाशें मिली। उनमें से एक लाश एक पुराने पुलिस ऑफिसर थॉमस की बेटी की थी। पुलिस का पूरा शक फ्रैंक पर था, लेकिन चार्ली को दाल में कुछ काला लग रहा था। इधर फ्रैंक मैनुअल के घर जॉन के बारे में पता करने पहुंचा। मैनुअल एक रिटायर्ड पुलिस वाला था जो कि अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करता था। फ्रैंक की मदद के लिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर जॉन के फोन की लोकेशन निकाली। इधर फ्रैंक मैनुअल के घर पर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी चार्ली अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने पहुंच गई। उनसे बचने के लिए फ्रैंक ने सबसे पहले चार्ली को अपने कब्जे में लिया और बाकी पुलिस वालों को अपने हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। उसने चार्ली को बताया कि उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि ये सारा का सारा षड्यंत्र जॉन का रचा हुआ है। अपनी सारी बात खत्म करके वो वहाँ से भाग गया और इससे पहले पुलिस कुछ कर पाती, मैनुअल उसकी मदद के लिए पहुँच गया था। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए धुआंधार गोलियां चलाई, जिनमें से एक मैनुअल को लग गई। मैनुअल फ्रैंक को भगाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने तक को तैयार था। उसने फ्रैंक को जॉन का एड्रेस देकर गाड़ी से कूदने को कहा। फ्रैंक ने ऐसा ही किया और बाद में एक दूसरी गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल गया। अगले दिन वो एक दवाई की दुकान पर पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि जॉन को एक खास तरह की दवाई की बहुत जरूरत पड़ती है। उधर चार्ली ने जॉन की सभी फाइल्स को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे विश्वास हो गया था कि फ्रैंक किसी को मारेगा तो नहीं। उधर जॉन ने मार्केट में एक और लड़की को देखा जिससे वो कभी प्यार किया करता था, और उसने फैसला किया कि अब वही उसका अगला शिकार होगी। जब वो घर जा रही थी तो जॉन और उसकी बीवी ने उसे रोककर एक जगह का पता पूछा और कहने लगी कि रास्ता बहुत पेचीदा सा लग रहा है, तुम हमें वहाँ तक छोड़ दो। पहले तो वो लड़की गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, पर गाड़ी में एक बच्ची को देखकर वो मान गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हो गया कि असल में वो भी किडनैप हो चुकी है। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की और किसी तरह वो गाड़ी से निकलकर जंगल की ओर भागने लगी, लेकिन बदकिस्मती से जॉन ने उसे पकड़कर उसी जगह मार डाला। अगले दिन फ्रैंक ने जॉन को उसी दवाई की दुकान से निकलते हुए देखा और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। काफी देर उसका पीछा करने के बाद आखिरकार उसने जॉन के घर का पता लगा ही लिया, जो पहाड़ों में बहुत ही शांत जगह पर था। अंधेरा होने के बाद फ्रैंक छुप छुप कर उसके घर में घुसने की कोशिश करने लगा, और तभी वहाँ क्लेयर भी पहुँच गई, क्योंकि उसे अब जॉन पर शक था। फ्रैंक अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश था, पर जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगा, तभी जॉन और उसकी बीवी ने उस पर बंदूक तान दी। अचानक चार्ली भी वहाँ पहुँच गई, लेकिन जॉन ने उसे गोली मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इतने में मौका देखकर फ्रैंक अपनी बेटी के साथ पहाड़ियों की तरफ भाग चुका था। जॉन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। हम देखते हैं कि चार्ली अभी जिंदा थी और उसने जॉन की बीवी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। उधर जॉन ने फ्रैंक को ढूंढकर उसकी बेटी के सामने ही उसे गोली मार दी। फ्रैंक पहाड़ी से नीचे तो गिर गया, लेकिन फिर उसने एक पेड़ के सहारे लटक कर अपनी जान बचाई। जॉन ने फिर से उस पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले वो फ्रैंक को मार पाता, चार्ली ने उसे गोली मार दी और वो सीधा जाकर नदी में गिरा। इसके बाद चार्ली और उसका पुलिस चीफ फ्रैंक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी थॉमस वहां पहुंच गया, जिसे लगता था कि उसकी बेटी का कत्ल फ्रैंक ने किया है, और उसने बदला लेने के लिए फ्रैंक पर गोली चला दी। अगले दिन पुलिस ने नदी में फ्रैंक और जॉन की लाश ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें सिर्फ जॉन की ही लाश मिली। 3 महीने बाद चार्ली फ्रैंक की बेटी से मिलने के लिए एक अनाथ आश्रम पहुंची, जहां उसकी बेटी ने एक कागज पकड़ा हुआ था। उस पर एक दिल का निशान था, और ये कागज शायद किसी और ने नहीं बल्कि फ्रैंक ने ही भेजा था। तो क्या फ्रैंक अभी भी जिंदा है? आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना।